देखो, बहुत ही आराम से समझना, पूरा क्वांटम नंबर अपन आज थॉरली रिवाइज कर लेंगे। हर चीज़ बड़े आराम से बोलूँगा, जो भी पॉइंट आपको ना समझ आए रेज योर हैंड, मैं वो पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है? अब देखो, चेक करें क्या लिखा हुआ है। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, पीछे रिस्पॉन्ड करते रहना है तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। थ्योरेटिकल भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, ढेर सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो आराम से पकड़ेंगे तो मेरे को लगता है आपका सारा क्वांटम नंबर आज क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है मैंने? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसका दूसरा नाम क्या है बोलो? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल इज डेवलप्ड फ्रॉम कितने कॉन्सेप्ट से बनाया गया? दो कॉन्सेप्ट से बनाया गया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दो कॉन्सेप्ट से बनाया गया। पीछे रिस्पॉन्ड करें, पहला क्या है? पीछे बोलना पड़ेगा आपको तभी समझ आएगा। पहला क्या है बोलो? डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि जितने भी मैटर है उनका कौन सा बिहेवियर होता है? डुअल। डुअल का मतलब पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। डन। दूसरा किसके ऊपर बनाया था उसने? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल ने ये बोला था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम एक ही समय पे फाइंड एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रिंसिपल के बेस के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बना। ठीक है, तो पहले अगर आप चेक करो, व्हाट डिड बोहर से, बोहर ने बोला क्या था? अगर आपने बोहर थ्योरी पढ़ी तो उसने बोला था की पोजीशन भी एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसका उसने रेडियस दिया था। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बटा जेड। तो ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अ पार्टिकल नेचर। बोहर ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर है बोलो? पार्टिकल नेचर। एंड एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, चाहे वो के शेल में रहे चाहे वो एल शेल में रहे। एंड वी कैन इजीली डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। बोहर ने बोला था मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम में साइमल्टेनियसली क्या कर सकता हूँ? फाइंड कर सकता हूँ। तो ये बोहर का सबसे बड़ा लिमिटेशन था, क्योंकि लेटर ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ने क्या करा? डेवलप बाय श्रोडिंगर। तो उसने क्या बोला? अब श्रोडिंगर ने देख लो क्या बोला, थोड़ी सी पहले कहानी सुन लो ना। तो श्रोडिंगर ने क्या बोला? ही सेड इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हर जगह न्यूक्लियस के पाया जाता है, जिसको लेटर ऑन बाद में नाम किसका दिया गया था? और बिटल का नाम दिया गया था। बोहर ने बोला था के शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, एल शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। श्रोडिंगर ने बोला न्यूक्लियस के हर जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ही सेड मूविंग पार्टिकल हैज कौन सा नेचर होता है बोलो? वेव कैरेक्टर, दैट इज वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, और कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको? वेव फंक्शन। ये लाइन को ध्यान से समझना। बोला क्या? ही सेड मूविंग पार्टिकल हैज वेव कैरेक्टर, दैट इज वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, और कॉल्ड क्या बोल दिया उसने? वेव फंक्शन। कहता कोई भी चीज जो मूव कर रही है ना, उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आता है? वेव कैरेक्टर आता है। तो हमने एक साई लगा दिया कोई भी मूविंग पार्टिकल के, जिसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? वेव फंक्शन। क्लियर है? वैसे तो ये मैथमेटिकल टर्म यूटिलाइज होगी। जो पूरा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो श्रोडिंगर वेव के जो उसने इक्वेशन दी उसके सोल्यूशन के बेस के ऊपर है। जैसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, इस तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आएंगे? तीन सोल्यूशन आएंगे। तो वेव फंक्शन को हम किसके साथ डेजिग्नेट करते हैं बोलो? साई के साथ करते हैं। इसमें साई हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। पॉजिटिव वाले को क्रस्ट बोलते हैं और नेगेटिव वाले को ट्रफ बताते हैं। अब देखो उसने क्या कितनी बढ़िया बात बोल दी। बस थोड़ी सी थ्योरी है, फिर क्वांटम नंबर चालू हो जाएंगे। आपको कहानी की तरह समझ आए पहले हो क्या रहा था। पहले क्या हो रहा था कि पहले तो क्वांटम मैकेनिकल का मॉडल किस थ्योरी के बेस के ऊपर डिजाइन किया गया? हेजनबर्ग को माइंड में रखते हुए और डुअल नेचर को माइंड में रखते हुए। बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी आप एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। श्रोडिंगर बोला आप एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ गए? बोहर ने बोला ऑर्बिट के बारे में, श्रोडिंगर ने समझाया और बिटल के बारे में। अब देख लो क्या बोला। ही सेड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। जहां पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है इन 3D स्पेस, इज कॉल्ड, क्या बोला गया, ही रिप्लेस साई विद किसके साथ, साई स्क्वायर टू मेक ऑल नेगेटिव वैल्यू, किस में चेंज करना चाह रहा था, पॉजिटिव में, ये साई है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी थी और कौन सी वैल्यू थी, नेगेटिव, मैंने साई का स्क्वायर कर दिया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी, वैसे इसमें एम्पलीट्यूड मेरे को बढ़ा देना चाहिए कि स्क्वायर हो रहा है, मान लो अगर ये 2 है तो स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये भी बड़ा एम्पलीट्यूड आ जाएगा और ये भी बड़ा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बट अभी आप साइन को तो ध्यान से देख लो ना, नेगेटिव वाला साइन किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। फिर थोड़ी सी थ्योरी उसने और दी, उसने कहा फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आप लोगों को, क्या लिखा मैंने, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अराउंड द रेडियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मतलब लगता है कि हमें पता लगता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, किसी रेडियस पे अलोंग द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से कितने दूरी पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वो हमें साई स्क्वायर देता है। जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब साई स्क्वायर हमें बेसिक सेंस में बताना क्या चाह रहा है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मैक्सिमम है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन हर जगह पे पाया जाता है, वो ये कहना चाह रहा था। अब देखो क्या है, कहता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, कई बार इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, तो इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, नोडल सरफेस, क्या बोला जाता है, नोडल सरफेस। अब यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, नोडल में साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दोबारा बोलो, नोडल में साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, कहानी समझ आई। अब नोडल को अगर आपने और अच्छी तरह से देखना चाह रहे हो तो वो भी देख लीजिए, आपने ये पढ़ रखा है, देखो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल होता है, ये कौन सा शेल होता है, तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट शेल में पाया जाएगा या तो सेकेंड शेल में पाया जाएगा, तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा, तो पूरे सरफेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, नोडल सरफेस का नाम देते हैं। भाषा समझ आ रही है, डन। अब देखो क्या हो रहा है अब उसने थोड़ा सा ध्यान से समझना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। ये मैंने पहले लिख दिया, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 2। ये हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, ऐसा क्यों। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट वन इन द सेम थिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, और n क्या है, शेल नंबर, अगर KLMN है उसके लिए n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसमें वैल्यू पुट करते रहो, ऑटोमेटिकली क्या आता रहेगा, आंसर आते रहे। कभी भी पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर शेल, तो यही फॉर्मूला लगाना है, 2n स्क्वायर, पॉइंट को समझना हो गया। चलिए, कहता है अकॉर्डिंग, एक्चुअली ऑर्बिटल, देखो मैंने क्या लिख दिया, एक्चुअली ऑर्बिटल इज द मैथमेटिकल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आधे बच्चों को तो ये मालूम ही नहीं है, ऑर्बिटल है क्या, श्रोडिंगर वेव के क्या है, सोल्यूशन है। अब ये 1 मार्क्स में अगर आपको मैं इक्वेशन दिखाऊं तो इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, इसको कर्ली का साइन बोलते हैं, किसका साइन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, पीछे रिस्पॉन्ड करो, जुड़े रहोगे, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बटा h स्क्वायर e माइनस v इक्वल टू 0। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है, क्लियर हो गया। दोबारा बोलो, कौन सी इक्वेशन है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू, कुछ नहीं है, साई वेव फंक्शन है, x y z कोऑर्डिनेट है, e टोटल एनर्जी है, e क्या है, टोटल एनर्जी, v है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, और कांस्टेंट बाकी मास है, सारे कांस्टेंट्स है। तो जनरली चेक करते हैं क्या क्या हमें बता रहा है ये। देखो E का मतलब क्या बताया, टोटल एनर्जी, V का मतलब क्या बताया, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर
पार्शियल डेरिवेटिव। दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। आप श्रोडिंगर को इतनी बड़ी याद नहीं करना चाहते, सिंपलेस्ट फॉर्म देना चाहते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखो क्या लिखा है, एच कैप साई, क्या बोला है? एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। मजा नहीं है, एच कैप साई इज इक्वल टू, एच कैप को बोलते क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये सारा कुछ एक साइड पे रख के, जो ई साई को एक साइड पे रख के बाकी सारे को इकट्ठा करके जो ऑपरेटर बचता है उसको एच कैप करके लिखा जाता है। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एमसीक्यू में, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, एच कैप साई इज इक्वल टू वी साई। तो याद रखना है किस में आएगा, ये ई साई में रहेगा। बात समझ आ गया? चलिए आप देखो कितना बढ़िया पॉइंट। साई के कितने सोल्यूशन होते हैं? पीछे रिस्पॉन्ड करो, जुड़े रहोगे। साई के कितने सोल्यूशन होते हैं? अब क्वांटम नंबर आपका शुरू होने वाला है। पहले तो बेसिक साइंस था कि आया कैसे, क्या हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट है। साई हैज कितने सोल्यूशन? पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम? तीसरे का नाम? दोबारा आपको साई ने 3 चीजें दी। पहले दिया मेन शेल, क्या दिया? उस शेल के अंदर क्या होता है? और सब शेल के अंदर क्या होते हैं? मैं बच्चों को बहुत सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक क्या बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा है, अगर 11th के बच्चे की अपन बात करते हैं तो वो 3 दिशाओं में हमेशा उसकी ज़िंदगी चल रही है, स्कूल में, कोचिंग में, घर में। और उनका जो रास्ता है जिसमें वो भटक रहा है, भटकते हुए पहुँचता है हर जगह पे। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप किसी भी बच्चे की 3 लोकेशन सेट कर लो, घर, स्कूल और कोचिंग, और वो उसका जो रास्ता है उसको बोलते हैं एक फिक्स पाथ। उसकी दिनचर्या पूरे साल की उसी पाथ पे निकलती है, तो उस पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। दोबारा बोलो, उस पाथ को क्या बोलते हैं? और उस पाथ के ऊपर हमारे पास 3 लोकेशन थी, घर था, कोचिंग सेंटर था और स्कूल था, तो उसको बोलेंगे सब शेल। क्या बोलेंगे? बट ये डिसाइड होते हैं हर शेल में कैसे कैसे सब शेल आते हैं। मैंने आपको एक जर्नल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी। अब हर एक सब शेल के अंदर रूम्स होते हैं। घर में एक रूम नहीं होता, एक से ज़्यादा रूम होते हैं। स्कूल में एक रूम नहीं होता, आपका एक पर्टिकुलर क्लास होता है। कोचिंग में एक रूम नहीं होता, आपका एक पर्टिकुलर रूम होता है। उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? आंसर क्या आएगा? 2। इस पॉइंट को पकड़ के चले। क्लियर है? साई के पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, साई के कितने सोल्यूशन? आंसर क्या आएगा? 3। पहले का नाम, दूसरे का नाम, फिर वैसे देता कौन कौन है सोल्यूशन? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? फिर इसका बोलेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर इसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो साई के पैरों में ऐसे लिखा जाता है NLML। दोबारा बोलो, साई के पैरों में क्या लिखा जाता है? NLML। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। ये मैंने जर्नल कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन। ये क्या लिखा मैंने? व्हाट इज दिस? सब शेल। सब शेल 4 प्रकार के आप लोगों ने पढ़ने हैं। पहला नाम बोलो S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा S का नाम बोलो क्या है? शार्प। P का नाम? D का मतलब? और F का मतलब? ठीक है, कई बार इसको सफेरिकल शब्द भी यूज कर सकते हो। द नेम्स आर डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट स्पेक्ट्रोकेमिकल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस। उसके बेस के ऊपर ये नाम बनाए गए हैं, तो हमें सिर्फ अभी नाम ही याद करने हैं। बोलो, एस का नाम क्या था? शार्प। पी का? डी का? एफ का? बस बोलते चलो, गुनगुनाते चलो, अपने आप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए, अगर आप बात करें एस की शेप कौन सी होती है, तो आंसर क्या आएगा? पी की कौन सी होती है? वो वेट लिफ्टिंग वाले जो डंबल होते हैं। और डी की शेप क्या होती है? अभी इसकी शेप अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। पहली चीज मैंने आपको बताई, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। श्रोडिंगर वेव ने कितने सोल्यूशन दिए? पहला आंसर क्या था? 3। कौन कौन सा दिया था? शेल नंबर। शेल नंबर आपने पढ़ ही लिया,
K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। K शेल के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने होते हैं तो हम फॉर्मूला, शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने होते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 2n स्क्वायर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। अगला क्वांटम नंबर क्या था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा था, क्वांटम नंबर। बट बेसिकली पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू दिया शेल के बारे में, सब शेल के बारे में। अभी आप चेक करो, उसने बोला ऑर्बिटल्स। क्या बोला, ऑर्बिटल का मतलब देखो क्या बता रहा है, क्या लिख रहा है, ये सीधा क्वेश्चन आता है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ दी, और क्या बोलते हैं, वैसे तो ओरिएंटेशन ऑफ दी सबशेल इज द बेटर ऑप्शन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन का मतलब हमारे पास 3 एक्सिस होती है। कौन कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई जेड। दोबारा बोलो, कौन कौन सी एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है, एक्स एक्सिस में घूम रहा है, वाई एक्सिस में घूम रहा है, या जेड एक्सिस में घूम रहा है। तो उसकी ओरिएंटेशन कौन बताता है, ऑर्बिटल्स। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर मैं देखूं सब शेल, क्या देखूं, ये क्या लिखा मैंने, एस, तो इसका ऑर्बिटल एस एक ही होता है, एस का ऑर्बिटल एक ही होता है, उसको स्मॉल एस करके बोलते हैं, उसकी ओरिएंटेशन ही एक होती है। पी की 3 ओरिएंटेशन होती है, दोबारा बोलो, पी की कितनी ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन कौन कौन सी होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। दोबारा बोलो, क्या होती है, डी की कितनी ओरिएंटेशन होती है, 5। आपको डी के डब्बों के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। आपको ऑर्बिटल के बारे में आइडिया हो गया। दोबारा बोलो, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, आंसर क्या आएगा, 1। उसका नाम भी क्या होता है, एस होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, उसके नाम बोलो कौन से होता है, पी वाई पी। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, नाम क्या है उसका, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बात समझ गए। फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा नेक्स्ट, शेप्स ऑफ, और डिफरेंट ऑर्बिटल्स। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, सेफेरिकल। क्या होता है, दोबारा बोलो, क्या होता है, सेफेरिकल का मतलब न्यूक्लियस है। देखो डॉटेड लाइन बनाई हुई कि इलेक्ट्रॉन हर जगह पे पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाएगा, वैसे इसको मैं यहाँ पे न्यूक्लियस पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एस के पास, न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। वो लेटर ऑन अभी आप और देख लेंगे, अभी सिर्फ आपको शेप के ऊपर काम कराया मैंने। सेफेरिकल का मतलब होता है वाईफाई का रेंज। क्या होता है, मतलब अगर आप बात करोगे 10 मीटर तक रेंज है, तो वो 10 मीटर ऐसे नहीं होता, वो 10 मीटर सारे एंगल्स पे होता है। बोलो हाँ या ना। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हर जैसा एक जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल को क्या शब्द बोला जाता है, नॉन डायरेक्शनल। सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। डन। अब देखो क्या लिखा नेक्स्ट, शेप्स ऑफ, कुछ नहीं है। पी ऑर्बिटल मैंने क्या बोला, कौन सी शेप होती है, तो मैंने एक्सिस, एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया और एक क्या बना दिया। अब एक्स एक्सिस में मैंने क्या बनाया, डम्बल शेप बनाया, वाई एक्सिस में भी बनाया, जेड में भी क्या बनाया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी घूम सकता था, वाई में भी घूम सकता था और जेड में भी घूम सकता था। बात समझ आ गई, चलिए। उसके बाद क्या बताया मैंने, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। इसको बनाने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, डम्बल शेप। इसको बोलते हैं डबल डम्बल शेप। दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं इसको, दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं, डबल डम्बल का मतलब ध्यान रखो, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। हमें जो डबल डम्बल बनाना है, एक्स और वाई के इन बिटवीन बनाना है। क्या बनाना है, अब देखो एक्स है वाई है, एक्सिस चेंज करते रहो, इन बिटवीन द डबल डम्बल बना दो। इन बिटवीन हो गया, ये भी इन बिटवीन हो गया। अगर आप इसको वाई जेड कह दोगे, इसके भी इन बिटवीन बना दो। जो 3 होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। दोबारा बोलो, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये जो डबल डम्बल बनते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। क्या बनते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द। अब देखो जो एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टू कौन सा है, देखो मैं एक्स एक्सिस बनाऊंगा और वाई एक्सिस बनाऊंगा, मैं इन बिटवीन नहीं बना रहा, मैं एक्सिस के ऊपर बना रहा हूँ। इसको बोलते हैं डबल डम्बल ऑन द एक्सिस। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं, डबल डम्बल ऑन द एक्सिस। डबल डम्बल ऑन द एक्सिस। और जो डी जेड स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक्चुअली ये सम होता है। किसका सम होता है, वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। वो का क्या होता है, दोनों का सम
बट अभी आपको शेप के ऊपर जाना है। शेप कौन सी इसकी, इसको बोलते हैं डोनट शेप। क्या बोलते हैं? डोनट शेप। देखो ऐसे करके z एक्सिस के ऊपर आ गया, ये देखो ऑर्बिटल ऊपर दिखा रहा है, और इस तरह से न्यूक्लियस ऐसे ये 3D में ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब डोनट शेप। इसका मतलब ये जो dz² वाला ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन हर दिशाओं में पाया जाएगा, क्योंकि d z में भी है और x और y प्लेन में भी है, तो dz² में इलेक्ट्रॉन हर जगह हर एक्सिस पे पाया जाएगा। ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसकी शेप आपको बता रही है इस तरह से। डन जी। थोड़ा स्पीड खींचूं, अब थोड़ा आइडिया हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया हो गया, सबशेल के बारे में आइडिया हो गया, ऑर्बिटल के बारे में आइडिया हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो सबशेल होते हैं वो sp_d होते हैं। क्या होते हैं? sp_d होते हैं। जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें s होता है, p में कितने होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। 3 डब्बों के नाम बताओ। px, py, pz। d डब्बों के नाम बताओ। dxy, dy, z, dzx, dx², y² एंड dz²। वो कौन से d ऑर्बिटल है जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? x², y² एंड dz²। और dz² का शेप कैसा है? डोनट शेप। डोनट शेप। लो जी, कहता है डिफरेंस बताओ भाई साहब ऑर्बिट और। पहली चीज, ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होता है। सीधा भाषा बोलो, ऑर्बिट कितने डायमेंशन होता है? 2। ऑर्बिटल कितने डायमेंशन होता है? 3 डायमेंशनल। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n²। कितना होता है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? मैक्स 2 आते हैं। ऑर्बिट जो होता है वो स्फेरिकल मतलब सर्कुलर होता है। क्या होता है? जो ऑर्बिटल हैं वो स्फेरिकल भी होते हैं, डंबल भी होते हैं और डबल डंबल भी होते हैं। बात समझ आया नहीं आया? चलिए चेक करें क्या लिख रहा है। ऑर्बिट रिप्रेजेंट दी प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्लेनर का मतलब होता है कितने डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। दोबारा बोलो, प्लेनर का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। इधर क्या होता है? रिप्रेजेंट द कितने डायमेंशनल मोशन है? 3 डायमेंशनल। दे आर क्या बोला मैंने? सर्कुलर इन शेप। दे आर क्या बोला मैंने? फ्रॉम ईच अदर। अब उसके बाद देखो कौन सा पॉइंट है। इट इज ए वेल डिफाइंड पाथ वेयर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉलो अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब एक वेल डिफाइंड पाथ होता है। इट इज सिंपली ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। आगे देख लो, ऑर्बिट थ्योरी डज नॉट सेटिस्फाई द कौन सा प्रिंसिपल? ये फॉलो ही नहीं करती, बट ये फॉलो करती है। अगला इलेक्ट्रॉन मैंने क्वेरी पे लिया, कैन अकोमोडेट कितने मैक्स इलेक्ट्रॉन, और उधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिजाइन बाय कौन से? KLMN एक्सेट्रा। द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड बाय कौन? SPDF। S स्फेरिकल में घूम सकता है, P की डंबल में शेप में घूम सकता है, या डबल डंबल की शेप में घूम सकता है। बोलो हाँ या ना? लो जी, पहले जर्नल थोड़ी कहानी बताई, होते क्या है, होते क्या है। अब मेन काम पे आता है, ये किसने दिए, कैसे आए, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वैल्यू है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, किसके क्या सॉल्यूशन है, वो पकड़ के चलो तभी समझ आएगी ये कहानी। पीछे रिस्पॉन्ड करें। अब कौन सा नंबर की बात करेंगे आपा? क्वांटम नंबर। क्या लिखा मैंने पहली लाइन में, चेक करो। gives complete information of location of electron in a shell। सुन लो, अब मेन चैप्टर है, मतलब मेन पार्ट अब शुरू हुआ है। पहले अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, मतलब वो आता है तभी ये समझ आएगा। क्लियर है? पीछे रिस्पॉन्ड करो। क्वांटम नंबर क्या देता है बोलो? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। मतलब जैसे मैंने बोला पर्सन की लोकेशन बतानी है तो पहले आप उसकी स्टेट बताते हो। क्या बताते हो उसकी? बंदा पंजाब का रहने वाला है, लुधियाना शहर है, किचन नगर में रहता है और उसका हाउस नंबर ये है, तभी आप उस बंदे तक पहुंच पाते हो। लेटर आती है तो ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। सेम इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले पाथवे बनाओ क्या होगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले उसका क्या बताओ? मजा नहीं आया, दोबारा बताओ। फिर उसके बाद क्या बताओ? फिर उसका क्या बताओ? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। पहला क्या बताओ, फिर क्या बताओ, फिर क्या बताओ। ये मेमोरी में बार बार लाइन बोलो। पहले इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, फिर क्या बताना है, फिर क्या बताना है। तो डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर है। पहले क्वांटम नंबर का नाम बोलो, क्या है?
पहले का नाम बोलो क्या है, दूसरे का नाम बोलो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरे का नाम बोलो, चौथे का नाम बोलो स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू अप्रोच, पहले भी बता चुका हूं, एन एल एम एल इज आर दी सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव, स्पिन क्वांटम नंबर सोल्यूशन नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो हमने आर्बिट्री डिजाइन करा है, बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्या लिखा मैंने, प्रिंसिपल, इट गिव्स द Make shell or orbit of the electron. यार ध्यान से समझो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेल कौन सा है, के शेल है, एल शेल है या एम शेल, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। ये सबसे सौखा टॉपिक है, एक बार समझ लिया आपको दोबारा इसकी कोई नीड नहीं पड़ने वाली, एक बार सीख लिया दोबारा नो नीड टू रिवाइज, आप खुद ही पढ़ोगे आपको अपने आप ही आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे n की वैल्यू क्या है बोलो 1, तो शेल कौन सा है, 2 है तो 3 है तो 4 है तो k l m n n की वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है, क्लियर हो गया। इसमें आपने अभी 2 पॉइंट पकड़ने, ये हम एनर्जी और पढ़ चुके हैं, मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। इट गिव्स, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, फॉर्मूला बोलो 2n square. अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो या प्रूव भी कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल, दो फॉर्मूले रिटेन कराए मैंने अभी आपको, दोबारा बोलो कितने फॉर्मूले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल 2n square, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल n स्क्वायर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसका आधा होता है, तो आप इसका हाफ कर दो, जिसको हाफ करोगे 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा, n स्क्वायर निकल के आएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है वो पूछता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन ब्लंडर एरर मारते हो। अभी हम सारी चर्चा किसके अंदर कर रहे हैं, शेल के अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, शेल के अंदर ऑर्बिटल बता रहे हैं। शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बताने फॉर्मूला बोलो क्या था, 2n स्क्वायर, शेल के अंदर ऑर्बिटल बताने फॉर्मूला बोलो क्या है। आप ये पकड़ के चलो ना, आप कह रहे हो कंफ्यूजन हो गया, समझ नहीं आया, 4 10 15 फॉर्मूले निकल के आएंगे इसके आगे। देखो क्या लिखा है मैंने, कौन सा नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसका दूसरा नाम क्या है, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। इसको किससे डेजिग्नेट करते हैं, एल से करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझो भाई साहब, ये बोलता क्या, इट गिव्स द, क्या देता है, ये सब कुछ ऑलरेडी डिजाइन है कि शेल में सब शेल कैसे डिजाइन होता है, किसी भी शेल के अंदर सब शेल कैसे डिजाइन होते हैं, ये सॉल्यूशन से सब कुछ मालूम हो रहा है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब शेल देता है और उनकी वैल्यू क्या है। देखो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, एल की वैल्यू क्या लिखी मैंने, 0। अब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कौन सा सब शेल आता है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, फिर इसके लिए आप सॉन करते रहो, आपको आ गया एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, बट इतने है ही नहीं आपको सिलेबस में, कितने, एस पी डी एफ, बट आर्बिट्री क्वेश्चन कोई भी बना सकता हूँ, बात समझ रहे हो। वे तो पकड़ो ना, एल की वैल्यू चालू कहां से होती है, 0 से, तो 0 के लिए पहले तो पाथवे बनाओ, 0 के लिए कौन सा सब शेल होता है, एस, एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा, एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। बोलो एल की वैल्यू 0 तो 1 2 डी 3, यस। अब यहां से आप घबरा जाते हो, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल लाइज बिटवीन, कहां से चालू होती है, 0 से लेके, इसका मतलब एल की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगी, उससे हमेशा क्या होगी, एक छोटी होगी, एक क्या होगी, छोटी होगी, कितनी होगी, एक क्या होगी, छोटी होगी। कैसे, आप खुद डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको बोलूं n है मेरे पास 1, n क्या है, तो l कितना होगा, 0। अगर n है 2 तो l कितना होगा, 0 1, टोटल काउंट करना होता है। l है 3 तो l कितना होगा, 0 1 2। आप एक गलती करते हो, आपको समझ नहीं आता, गलती क्या करते हो, मैं बच्चों को बोलता हूँ n की जो वैल्यू होगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो मेरे पास जो सब शेल आएंगे वो एक ही आएंगे, अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास सब शेल कितने आएंगे, 2। अब ये गलती नहीं होगी फिर आपसे कभी भी। अगर n की वैल्यू 3 है तो आपके पास सब शेल कितने आएंगे, 3। अगर n की वैल्यू 4 है तो आपके पास सब शेल कितने आएंगे, 4। अब आप कभी भूलोगे नहीं। मान लो आपके पास n की वैल्यू 4 आ गई, क्या आ गई,
तो एल की वैल्यू कितने से शुरू होगी, 0 से, तो कितनी आएगी 0 1 2 3, 4 वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू 3 है आपके पास, एल की वैल्यू 3 आएगी, बोलो कौन कौन सी, 0 1 2। तो जितनी एन की वैल्यू होती है उतनी सबशेल की वैल्यू आएगी। ये हो गया। फिर आपको यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल। अब मैं शेल में नहीं बात कर रहा हूं, किस में बात कर रहा हूं, बोलो फॉर्मूला क्या है, दोबारा बोलो क्या फॉर्मूला है, दोबारा बोलो कौन सा फॉर्मूला है, 2 × 2l + 1। आप सिंपल सबशेल में देख लो, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपको रिटेन भी रखना है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। पी वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6। डी वाले में कितने आते हैं, 10। ये यहीं से पता चला है, फॉर्मूले से ही पता चला है, आपके सामने ही है। ये लो एल की वैल्यू क्या है, 0। किस टाइप का सबशेल है, एस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l + 1 करोगे, एल को 0 कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। अब आप फॉर्मूला पुट करते चलो, देखो पी में कितने आएंगे 6, डी में कितने आएंगे 10, एफ में कितने आएंगे 14। अब देखो 4 का गैप आ रहा है, किसका गैप आ रहा है, अब अगले आर्बिट्री खुद भी सोच सकते हो, बट अभी आपको सिलेबस में कौन कौन सा है, एस है, पी है, डी है, एफ है। बात समझ गए, बोलो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन 40। अब अगला देखो, अब इसका आधा कर दो, 2 × 2l + 1 करा था, अब आधा कर दो। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप समझ ही नहीं पाओगे, नहीं तो क्या पूछा मैंने, नंबर ऑफ इन ए, आंसर क्या आएगा 2l + 1। एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। पी में कितने होंगे 3, डी में कितने होंगे 5। मैंने तो उनके नाम भी आपको रिटेन करा रखे हैं। एस में कितना होगा, एस वाला ही होगा। पी में कौन कौन से ऑर्बिटल होते थे, अभी आएगा, px py pz। डी में क्या होते हैं, dxy dyz dzx dx² 2 y² एंड dz²। तो ये ऑर्बिटल होते हैं, डब्बे होते हैं। क्या होते हैं, डब्बे होते हैं। यहां पे क्वेश्चन और आता है, क्या लिखा मैंने, बोलना दोबारा बोलो, क्या लिखा, ऑर्बिटल, एक बार और बोलो, क्या लिखा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला बोलो क्या लिखा है, √L × l + 1 h/2π। दोबारा बोलो क्या फॉर्मूला है, यार आपको सबशेल के लिए एल की वैल्यू डिजाइन करनी नहीं आती, आती है सर। एस के लिए होगी तो एल की वैल्यू 0 कर दोगे, पी के लिए होगी एल की वैल्यू 1 कर दोगे, डी के लिए एल की वैल्यू क्या कर दोगे 2 कर दोगे। आप वैल्यू पुट करते रहो, h/2π में आंसर रिपोर्ट कर देना। कौन सा मोमेंटम है ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दोबारा बोलो कौन सा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट को तो पकड़ो ना, कोई डाउट, पक्की बात। चलिए, कई बुक्स में ना देख लो h/2π को h ऐसे भी लिखा जाता है, h के ऊपर बार, तो इसका मतलब भी क्या होता है, h/2। कॉन्सेप्ट देख लो अब क्या है, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं समझा चुका हूं, मैंने बोला था n की जो वैल्यू होगी उतनी वो सबशेल की वैल्यू देगा। देखो n की वैल्यू कितनी है, तो सबशेल की वैल्यू कितनी आएगी 1, बट वो वैल्यू आ कितनी रही है 0। 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है टोटल 2। 3 है तो कितनी वैल्यू आएगी 2 1 2। 4 है तो कितनी वैल्यू आएगी 0 1 2 3। आप तभी सोच रहे हो, ध्यान से बोलो, जो n 1 है तभी 1s एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, 1s। कभी 1p एग्जिस्ट, 1d एग्जिस्ट, 1f एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमेशा 1s ही होता है। वो सारा कुछ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रखा है। मैं बच्चों को सिंपल रिकॉल करा देता हूँ, 1s आएगा, जो दूसरा होगा 2 होगा वो 2s 2p आएगा, जो तीसरा होगा वो क्या आएगा 3s 3p 3d आएगा, जो फोर्थ होगा वो कैसा आएगा 4s 4p 4d 4f आएगा। ऐसे होता है, बात समझ पा रहे हो। चलिए, ये देखो मैंने लिख भी दिया, अगर n 1 है तो कौन सा सबशेल आ रहा है, 2 है तो sp, 3 है तो spd, 4 है तो spdf, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग L की वैल्यू डिजाइन हो रही है और L के कॉरेस्पॉन्डिंग सबशेल आता है। L के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आता है, लॉजिक। अगला क्वांटम नंबर देखो कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दोबारा बोलो कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये देख लो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, एनर्जी लेवल कहता है स्प्लिट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बोहर की लिमिटेशन थी कि अगर मैं किसी ऑर्बिट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो वो स्प्लिट हो जाता है, बट बोहर के पास इसका आंसर नहीं था, जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा है जीमन इफेक्ट। क्या पढ़ रखा है? एक होता है स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है? कि अगर लेवल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके भी क्या हो जाएंगे, सब लेवल आ जाएंगे। तो लिमिटेशन ऑफ बोहर में दो इफेक्ट हमेशा याद रखने, एक जीमन और एक कौन सा, स्टार्क इफेक्ट, कि एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाएंगे तो स्टार्क इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाएंगे तो जीमन इफेक्ट है। कॉन्सेप्ट इसने ये बताया। अब इसने देखो क्या बताया, इट गिव्स द, क्या बोला इसने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल, और क्या बोल दिया, हम दोनों से डिजाइन कर सकते हैं। इट गिव्स द, सबसे प्यारा क्वेश्चन ये आता है, इट गिव्स द, क्या लिखा, सीधा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गिव द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल या ऑर्बिटल, तो उसका आंसर क्या रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो इसकी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल कहाँ से चालू होती है बोलो, -L2 प्लस एल। दोबारा बोलो, कहाँ से चालू होती है, -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। अब आप खुद देख लो ना, अगर L की वैल्यू 0 है तो -0 + 0 कुछ होता नहीं है, तो L की वैल्यू 0 तो ML की वैल्यू भी क्या रहेगी। ML की जो वैल्यू है उतने रूम्स होते हैं, उतने डब्बे होते हैं, उतने ऑर्बिटल होते हैं। मेरे साथ बोलो, ML की जितनी क्या है वैल्यू है, उतने रूम्स होते हैं, उतने क्या होते हैं, डब्बे होते हैं। अब ML की वैल्यू कितनी है बोलो, 0, तो ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ऑर्बिटल एक डब्बे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, ML की वैल्यू बोलो, -0 + 1, वैल्यू आ गई 3, तो कितने डब्बे बनेंगे, 2 है तो वैल्यू बोलो कौन सी है, -2 -1 0 +1 +2, कितने डब्बे बनेंगे, 3 वैल्यू है तो -3 से लेके 7 डब्बे बनेंगे। बात समझ आ गया। तभी तो आपको बोलते हैं S का 1 डब्बा होता है, P के 3 डब्बे होते हैं, D के 5 डब्बे होते हैं, F के 7 डब्बे होते हैं। ये देखो मैंने बना भी दिया, देख लो। अगर L की वैल्यू 0 है तो ML का कितना डब्बा है बोलो, 1 डब्बा। L की वैल्यू 1 है तो P है, P के कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, और 3 डब्बों के नाम भी लिख दिए, कौन कौन से होते हैं, PX PY PZ। अगर D है, क्या है, D है, तो D के कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, उनके नाम भी लिख दिए, DXY DYZ DZX DX2 DY2 DZ2। आप पता नहीं लगा सकते कौन सा डब्बा कौन सा है, अभी आप वैसे ही वैल्यू लिख सकते हो। कभी भी ML की वैल्यू ऐसे, मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है कि ऐसे से हर डब्बों की एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। दोबारा बोलो, हर डब्बों की क्या होती है, वैल्यू एसोसिएट होती है। चलिए क्या लिखा नेक्स्ट मैंने, मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ऐसे ऐसे करके घूम रहा है क्लॉकवाइज, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉक। तो इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होते हैं, एक प्लस हाफ और एक क्या होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन के कितने स्पिन होते हैं, 2 स्पिन होते हैं, एक प्लस हाफ और एक। तभी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आप कभी भी सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरते नहीं है, हम हमेशा कैसे भरते हैं, ऊपर की तरफ, और एक कैसे भरते हैं, नीचे की तरफ। समझ गए। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या लिखा मैंने, स्पिन एंगुलर, दोबारा बोलो क्या लिखा है, और जो ये इसका फॉर्मूला देखो क्या लिखा मैंने, S × S + 1 h/2π। दोबारा बोलो क्या लिखा है, S × S + 1 h/2π। दोबारा बोलो क्या लिखा है, S × S + 1 h/2π। अब इस S को हम लोग लिख सकते हैं n/2। क्या लिख सकते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड होंगे और सभी का स्पिन क्या होगा, हाफ होगा, तो उसको मैंने n/2 कर दिया। क्या कर दिया, n/2। तो S की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2, वो वैल्यू पुट कर दो, आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। दोबारा बोलो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बोलो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, √S × S + 1 h/2π। दोबारा बोलो, S × S + 1 h/2π लो। क्या लिखा नेक्स्ट मैंने, क्वेश्चन बेस्ड ऑन।
थोड़ा चलो, क्वांटम नंबर कौन कौन से थे? एन, एल, एम एल, एम एस। पीछे रिस्पॉन्ड करो, कौन कौन से थे? एन, एल, जस्टिफाई दैट के शेल कंटेन मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन? कहता है जस्टिफाई करो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो के शेल कौन सा शेल होता है? फर्स्ट शेल। एन की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी होगी? एम एल की वैल्यू भी कितनी होगी? एक ऑर्बिटल में मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैंने प्रूव कर दिया। यो नहीं समझ आया? आ गया? के शेल, दोबारा बोलो कौन सा शेल? आपने एन, एल, एम एल का सहारा लेना है। दोबारा बोलो किसका सहारा लेना है? एन, एल सहारा लेना है। या तो आप जस्टिफाई करने के लिए बोला, वैसे तो आपको पता है अगर आप सीधा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, के शेल का मतलब कौन सा शेल होता है? फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो 2n²। क्या होता है? तो n को कितना पुट कर दो? 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर आंसर कितना आ गया? 2। बट उसने बोला जस्टिफाई करो। क्या करो? जब भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? दोबारा बोलो किसका सहारा लेना पड़ेगा? के शेल के लिए n की वैल्यू बोलो। तो l की वैल्यू उससे एक छोटी होती है, पॉसिबल वैल्यू लगाओ ना 0 से, 0 आ गई। फिर ml की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 0 आ गई। ml की वैल्यू 0 का मतलब एक डब्बा, ml की वैल्यू 0 का मतलब एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आई? ये पक्का पकड़ लो, ऑर्बिटल तक पहुंच गए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर उसने प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन दे रखा है। बात समझ गए? लीजिए देख लो, मैंने लिख भी दिया। 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी सेम है। क्या लिखा मैंने? जस्टिफाई एल शेल कंटेन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। के एल, एल की वैल्यू कितनी थी? 2। 2 × 2 का स्क्वायर, 4 × 2 कितना हो गया? 8। बट मैंने जस्टिफाई करना है। क्या करना है? तो जस्टिफाई के लिए पहले n पकड़ो। 2 के लिए n कितना हो गया? 2। l कितना हो गया? अब हर l की 0 वैल्यू के लिए ml की वैल्यू आएगी। हर l के कॉरेस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू आएगी? ll की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, 1। कितनी आ रही है? अब देखो अगर l 0 है, क्या है? तो ml कितना आ गया? 0, मतलब एक डब्बा यहाँ से मिल गया। l कितना आ गया नीचे? 1। कितना आ गया? तो ml की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो -1, 0, +1। 3 डब्बे इसमें, एक डब्बा इसमें, टोटल डब्बे कितने आ गए? एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन बोलो, 4 डब्बों में इलेक्ट्रॉन बोलो, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब ये सेम सेम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल कैन एग्जिस्ट। उसके लिए जो L है वो N के बराबर या उससे बड़ा, उससे हमेशा क्या होना चाहिए? देखो आपके पास ये लिखा है 1s, क्या लिखा है? तो आपने N और L को चेक करना है। ये 1 है, यहाँ से पता चलता है ये क्या है? 1, और S से पता चलता है L की वैल्यू। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी आ गई? 0। छोटी है बड़ी है? छोटी है, एक्सेप्टेबल है, चलेगा। देखो क्या लिखा मैंने? N की वैल्यू बोलो, D के लिए L की वैल्यू बोलो 2। क्या बराबर आ सकती है? इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्रॉस आएगा ये। क्लियर है क्या? ये कितना है? 4s, 4 और 0 एक्सेप्टेबल है। 5d क्या है? 5 और 2 एक्सेप्टेबल है। 3f, ये 3 और 3 क्या आ गया? बराबर, बराबर है तो एग्जिस्ट। 2d, 2 और 2 बराबर आ गया, एग्जिस्ट नहीं। बड़ा होगा L तब भी एग्जिस्ट नहीं करा। हमेशा L N से क्या होना चाहिए? छोटा वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी। और पॉसिबल वैल्यू आपको मैंने बताई थी, 0 से लेके कहाँ तक जाती है? n-1 तक जाते हैं, 0 से लेके n-1। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस कर सकते हो, आप फॉर्मूला बेस जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, क्या क्या लिखा मैंने? कैलकुलेट n, मतलब सिर्फ n के लिए, मतलब वो शेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शेल। और ms की वैल्यू 2 देने का मतलब होता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को सुनना, आपने इग्नोर कर दिया तो फंस जाओगे। जो ms की वैल्यू होगी, जो ms की क्या होगी? बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। जो ms की वैल्यू होगी वो एक डब्बे में उतने इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होते हैं। अगर ms की वैल्यू 2 दे रहा हूँ तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर ms की वैल्यू 1 दूंगा तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर मैं आर्बिट्री कर दूं, ms की वैल्यू 3 दे दूं, क्या दे दूं? तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, हाइपोथेटिकल बोला मैंने। मैं ms की वैल्यू 4 भी दे सकता हूँ, तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। तो जो आप फॉर्मूले 2 करके कर रहे थे
जो आप फॉर्मूले वो चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर आप बोल रहे हो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2n², अगर एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3n², एक डब्बे में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4n², इस तरह से फॉर्मूला ऑपरेट होते हैं। बट अभी आपको नहीं रहेगा, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझे। मैंने आपको सिर्फ बताया जो ms की वैल्यू है, जो ms की क्या है वो हमें क्या बताती है, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होता है। अब देखो ये 4 है, क्या है 4, तो हमने हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं, तो 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, बोलो 2n²। बोलो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। n की वैल्यू कितना है, बट ms की वैल्यू कितनी दे रहा हूँ, हाफ दे रहा हूँ। इसका मतलब पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। टोटल इलेक्ट्रॉन वैसे कितने आने चाहिए, 32, क्या आने चाहिए 32, बट उसका आपको आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मार रहा हो, हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन मार रहा है, एक। आप पहले नॉर्मल निकाला करो, आप पहले क्या निकाला करो, जब आप नॉर्मल निकालोगे, अगर आपको लगे यार ms की वैल्यू हाफ दे रहा है तो जितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका आधा कर दो। उसका क्या कर दो, तो 32 का आधा कितना हो गया 16। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे आता है, ये चेक करो क्या लिखा मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच सेटिस्फाइड, n plus n is equal to, ये आना ही आना है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच सेटिस्फाई n प्लस l इक्वल टू 4, और ms की 2 ही वैल्यू दे रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपको 4 प्लस करना है, तो इसका स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको बता देता हूँ। n प्लस l इक्वल टू क्या लिखा मैंने 4, आपने यहाँ से शुरू करना है, 4 से शुरू करना है। 4 प्लस क्या बोलोगे 3 प्लस 1 4, आप कॉम्बिनेशन 4 के बनाओगे, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, इसको कम करते रहो, इसको एक एक बढ़ाते रहो। ये 3 की बजाय क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि n कभी l के बराबर, n कभी l के बराबर नहीं आता। बात समझ आया नहीं आया, क्लियर हो गया। दोबारा से 4 प्लस 0, दोबारा बोलो क्या, लोकेशन चेंज कर लो, 4 प्लस 0 क्या आएगा 4s, 3 प्लस 1 क्या आएगा 3p, अब देखो s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में कितने आते हैं 6, तो इसमें 2 आ गए, इसमें कितने आ गए 6, तो 2 प्लस 6 कितने हो गए 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ आई। तो क्वांटम नंबर का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते हैं क्या पढ़ रखा है। पहला क्वेश्चन सभी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेल में निकालना है तो फॉर्मूला बोलो 2n²। नंबर ऑफ अगर आपने बताने हैं ऑर्बिटल इन ए शेल, अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं इन सब शेल, फॉर्मूला बोलो 2 इंटू 2l प्लस 1, और अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं इन ए सब शेल 2l प्लस 1। बात समझ आ गया। L की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से लेके n-1, ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है -l टू +l। अगर जो स्पिन की वैल्यू होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ, अगर 2 वैल्यू देता है तो इसका मतलब एक डब्बे में, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं 2। s में डब्बे बोलो कितने होते हैं 1, p में डब्बे बोलो कितने होते हैं d, 3 में d में डब्बे बोलो कितने होते हैं 5, s में 1, p में 3 और d में 5। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आप खुद बे खुद कर सकते हो। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच सेटिस्फाइज n प्लस l इक्वल टू, आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, कहां से चालू करना है, बोलो 5 प्लस 0, फिर 4 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2। 5 और 0 को क्या बोलोगे 5s, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। 4p में s शेल को मत देखा करो, सब शेल के ऊपर काम किया करो। p आ गया, क्या आ गया p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6, d आ गया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10, सभी को ऐड कर दिया कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए। चलिए लो जी, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। देखो कौन सा रूल बता रहा है, बोलो एनर्जी रूल। वारा बोलो कौन सा रूल। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन में उखाड़ ही देता हूं। पहले कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिख रहा हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दोबारा बोलो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन जैसा या हाइड्रोजन लाइक। इसमें रूल फॉलो होता है, कौन सा रूल बोलो nth रूल। इसका मतलब जिसका शेल छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका शेल बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। एग्जांपल के तौर पे आप चेक कर लो nth रूल क्या कहना चाह रहा है, बच्चों को मालूम नहीं है, ये 1s है, क्या है, इसकी एनर्जी सबसे छोटी है। उसके बाद किसकी बारी आएगी 2 की, फिर किसकी आएगी 3 की, फिर किसकी आएगी 4 की। मैंने आपको पहले बोल दिया s किसके लिए अकोमोडेट होता है, बोलो 1s के लिए। 2 के लिए कौन से आएगा 2s,
2p, 3 के लिए क्या आएगा 3s 3p 3d, 4 के लिए क्या आएगा 4s 4p 4d। ये रूल किसके लिए वैलिड है, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए? अब इसको ऐसे करके लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो सबसे पहले छोटा कौन है 1 है, उसके बाद कौन है 2s 2p के क्या लिखा मैंने बराबर, 3s 3p 3d आपस में क्या है, और 4s 4p 4d 4f आपस में क्या है इक्वल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एनर्जी रूल का यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं nth रूल। क्या बोलते हो? अब देखो मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या लिखा है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये कौन सा रूल है बोलो, n+l रूल। दोबारा बोलो कौन सा रूल? देखो अगर जिसका n+l ज्यादा है, दोबारा बोलो जिसका n+l क्या है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। बट कई बार क्या होगा n+l बराबर हो जाएगा, n+l क्या हो जाएगा, फिर जिसका हायर शेल होगा, जिसका क्या होगा उसकी एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। बट ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? मैंने दो बातें बताई, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। कई बार n+l की वैल्यू में टाई हो जाएगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा। एग्जाम्पल देख लो कैसे कह रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1s 2s, दोबारा बोलो क्या लिखा मैंने, ज्यादा एनर्जी किसकी है 2s की। यहाँ पे पकड़ लो एक 3d है और एक क्या है 4s, इधर 5 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है, तो किसकी ज्यादा आ गई 5 वाले की एनर्जी ज्यादा आ गई। अगर 3d और 4p है तो दोनों वैल्यू में टाई हो गया, ये भी 5 है और ये भी क्या है। जब वैल्यू बराबर होगी तो किसको देखोगे, शेल को। किसको देखोगे, शेल को। तो शेल किसका बड़ा है, थर्ड वाले का फोर्थ वाले का? तो जिसका शेल बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। बट कंडीशन वैलिड दोनों के लिए, पहले n+l क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। लो जी, उसके बाद देखो क्या आ गया, हेडिंग दीजिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। पहला रूल देखो कौन सा है, बोलो अफबाओ। यार ये इसने सारा कुछ करा, इसने n+l के ऊपर रूल लगाया। किसके ऊपर लगाया, n+l। अब ये सभी ने पढ़ा हुआ तो मैं स्पीड थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये मैंने पैटर्न बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, 1 को 1 बारी, 2 को 2 बारी, 3 को 3 बारी, 4 को 4 बारी, फिर रेपिटेशन मार दिया। वैसे तो 5 को 5 बारी लिखना चाहिए, 6 को 6 बारी, 7 को 7 बारी। बट इतना जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है इतने ऑर्बिटल उसमें अकोमोडेट नहीं होते, सारे f तक अकोमोडेट होते हैं, इसलिए मैंने f तक मान के ये एक पैटर्न बना दिया। 1 को 1 बारी, 2 को 2 बारी, 3 को 3 बारी, 4 को 4 बारी, उसके बाद फिर रेपिटेशन कर गया 5 को भी 4 बारी, फिर 4 3 2 1। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है, इस तरह से। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बोलो, 1s। क्या लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा 2s, फिर क्या पीछे से ऐसे एरो बनाओगे 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा 3p, फिर क्या आएगा 4s, फिर क्या आएगा 3d, फिर 4p, फिर ऐसे आप सारी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बट मैंने आपको बोला था अभी 30 तक आप पकड़ो। कहाँ तक पकड़ो, 30 तक। देखो मैंने क्या लिखा है पहले, तो ये तो याद भी करनी चाहिए आपको। 1s के बाद किसकी बारी, 2s के बाद किसकी बारी, 2p के बाद किसकी बारी, 3s के बाद किसकी बारी। पहले तो 3p तक याद रखो, 1s पहले बोलो 1s, फिर क्या बोलो 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद क्या आएगा 4s, फिर क्या आएगा 3d। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर गया 30। कितने कर गया 30। तो 30 तक इन ऑर्बिटल का सहारा लेके कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, s में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, p में 6 होते हैं। p में कितने होते हैं 6 और d में कितने होते हैं 10। जब ये इसमें s में 2 भर जाएंगे तो अगले ऑर्बिटल पे चले जाएगा, इसमें भी 2 भर जाएंगे तो अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल देख लो कौन सा प्रिंसिपल है, दोबारा बोलो क्या लिखा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहली चीज मैं आपको बता दूं, हुंड्स रूल लगता किसके ऊपर है, हुंड्स रूल का स्टेटमेंट कहता क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये p के डब्बे हैं। जैसे आप बोलोगे 2p, दोबारा बोलो क्या बोलोगे 2p। बच्चों 2p के अंदर कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं। तो तीनों के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, और n की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब जो डब्बे जो होते हैं 2p के, उनकी एनर्जी आपस में क्या है बराबर है। ऐसे वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। दोबारा बोलो क्या बोलते हैं, मजा नहीं आया, दोबारा बोलो डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात की जाएगी तो हम उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कभी भी पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, पहले सभी ऑर्बिटल में क्या भरना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या भरना है, सिंगल सिंगल। जब सारे सिंगल सिंगल हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग चालू करेंगे। फिर क्या करेंगे, पेयरिंग चालू। अब देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट
टेक प्लेस किसके बीच में पेयरिंग, पी डी एफ। पहली चीज हुंड्स रूल एस के बीच में लगता ही नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है हुंड्स रूल किसके बीच में लगता नहीं है, एस के बीच में लगता नहीं है, क्योंकि उसमें डब्बा ही एक होता है। ये रूल किसके लिए वैलिड है, जिसमें एक से ज्यादा डब्बे हो। जैसे पी में कितने डब्बे होते हैं, डी में कितने डब्बे होते हैं, एफ में कितने डब्बे होते हैं, 7। तो हुंड्स रूल किस ऑर्बिटल के ऊपर वैलिड नहीं होता है, किस सबशेल के ऊपर वैलिड नहीं होता, आंसर क्या आएगा एस। किसके ऊपर वैलिड होता है वो भी आंसर आ सकता है, पी डी एफ ऑनवर्ड सारे। तो इसमें मैंने बोला जो पी डी एफ है उनमें कौन से ऑर्बिटल होते हैं बोलो। अब आपको किसी बच्चे को ये वर्ड ही नहीं समझ आता, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अंटिल ईच ऑर्बिटल फर्स्ट सिंगली फिल्ड, जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये 3 डब्बे हैं, तो अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो मैं पहले तीनों को क्या दूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। जब चौथा भरूंगा फिर पेयरिंग करूंगा, 5वां भरूंगा फिर पेयरिंग करूंगा, 6वां भरूंगा फिर पेयरिंग करूंगा। तो आपको बात समझ आ चुकी है। मेरे को लगता है पेयरिंग तब तक नहीं होनी जब तक हर डब्बा सिंगली फिल्ड नहीं होगा। जैसे मैंने भर के बताया है, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भरने हैं, तो अगर आपने ऐसे भर दिया तो आप क्या भर रहे हो, गलत। 3 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या बनना चाहिए, 1 2 3। दोबारा बोलो, क्या बनने चाहिए, 1 2 3। क्या बनने चाहिए, 1 2 3। बात समझ आई नहीं समझ आई। अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भरने हैं, तो कभी भी ऐसे मत भरो 1 2 3 4, एक डब्बे को खाली छोड़ दो, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। पहले हर को सिंगली फिल करो, 1 2 3, फिर चौथे की पेयरिंग करो। इसका रूल का नाम क्या बोलो, हुंड्स रूल। दोबारा बोलो, कौन सा रूल। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, हुंड्स रूल वैलिड हो रहा है। 5 भरे जा रहे हैं, वैलिड हो रहा है। 6 भरे जा रहे हैं, वैलिड हो रहा है। एक खाली छोड़ दिया, बाकी सारे भर गए, क्या हो गया, नॉट वैलिड। सारे भर दिए बट है ही 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो भरते चलो। तो इस तरह से ये रूल आपको पूछा जाएगा किसमें वैलिड हो रहा है, किसमें वैलिड नहीं हो रहा है। बात समझ आ गया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या लिखा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो इसने प्रिंसिपल की 2 स्टेटमेंट थी। इसने बोला एक ऑर्बिटल में मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दोबारा बोलो, एक ऑर्बिटल में मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरा इसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम, दोबारा सुन लो, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा, एक का प्लस हाफ हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो चौथा स्पिन वेरी कर जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, चेक करें, ये देखो पहली चीज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस पे वैलिड हो रहा है। देखो दोनों स्पिन क्या भर दिए उसने, ऊपर ऊपर, वैलिड नहीं है। दोनों क्या भर दिए, नीचे नीचे। इसमें एक ऊपर भरा और एक क्या भरा, और एक में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए उसने, 3। वैसे भरने कितने हमने, 2, क्योंकि हमें स्पिन की अभी 2 ही वैल्यू बता रहा है। कौन सी वैल्यू होती है, प्लस हाफ, और एक कौन सी होती है, तो किस पे वैलिड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, 21 से लेके 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक। ये हम आपको वैसे सिखा ही चुके हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं है। 21 में इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरते हो, क्या भरते हो बोलो, 1s2 2s2 2 4s2 3d1। अब ये सभी बच्चों को सिखाई रखी है तो इसमें कोई बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन भरने हैं। फिर मैंने आपको बस इसमें स्टार वाले कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। एक कौन सी है, क्रोमियम। क्रोमियम में जब भी स्टार वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होता है। दोबारा बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, एक्साइट। आप कुछ ना करा करो, एक का इलेक्ट्रॉन जंप करा के किसी जो डी में ले जाओ। एक क्रोमियम में ऐसा होता है और एक किसमें होता है, कॉपर में ऐसा होता है। तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के किस में ले जाओ, डी में ले जाओ। बोलो हाँ या ना, बात समझ आया नहीं आया, देख लो क्या लिखा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस में किस किस की बात करता हूं, बोलो कटायन एंड, अरे जब अनायन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, जब कटायन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं। अनायन में कोई लफड़ा नहीं है। देखो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो 8। कितने होते हैं, 2 नेगेटिव होंगे तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो आप 10 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। बट अगर आपने ऐसा रूल कटायन में लगाया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन बताता हूं, क्योंकि जब आप कटायन पे लगाते हो क्या करते हो, क्या लिखा मैंने, इन केस ऑफ करना, ऑलवेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कौन सा शेल,
पहले आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले आप क्या लिखो, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालो। ये बात ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नीज, क्या बता रहा हूँ, 25 नंबर होता है और आपको बोला जाएगा मैग्नीज +2 का निकालो। किसका निकालो, मैग्नीज +2 का निकालो। तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। क्या लिखोगे, आर्गन 18 तक होती है, बोलो आर्गन कहाँ तक होती है, क्या लिखोगे 4s2 3d5, और बोलो क्या लिखोगे 4s2, फिर मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज डालोगे +2। तो जब +2 डालोगे तो इलेक्ट्रॉन S में से निकालने हैं, D में से निकालने, तो आंसर क्या आएगा S में से। हायर शेल, इसका शेल कौन सा है 3rd, इसका शेल कौन सा है 4। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम दी हायर शेल, ये रूल याद रखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले कहते हैं 25 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उखाड़ दो, बच गए 23 इलेक्ट्रॉन, फिर 23 बनना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो जो बड़ा शेल है उसमें से निकाल दो। ये ध्यान में रखना, सारे कॉन्फ़िगरेशन इसके बेस हो जाएंगी। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या आता है, क्या लिखा मैंने, राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। पहले आप पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये लिख दी पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, 4s1 में आ रहा है। इसके लिए आप सारी कहानी लिख सकते हो। देखो 4s को देखो, 4 का मतलब शेल है, तो l की वैल्यू कितनी होगी 4, n की वैल्यू कितनी होगी 4, s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 0। जो s l की वैल्यू और s के लिए ml की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या तो इसका स्पिन +½ हो सकता है या क्या हो सकता है, बट अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लिखे तो यू सेड कि इसका स्पिन +½ है, क्या है +½ है, ऐसे भूल सकते हैं। अब देखो क्या लिखा नेक्स्ट, लास्ट 4 क्वांटम नंबर बताओ नाइट्रोजन के, किसके बताओ, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और क्या होता है 2p3। जब भी आपको चारों क्वांटम नंबर आते हैं जैसे p के आगे, अब देखो दो चीजें तो आपको रैंडमली सीधा डायरेक्ट मिल जाएंगी, n भी मिल जाएगा और l भी मिल जाएगा। बोलो n कितना है इसका 2, l कितना है इसका 1, ये मिल गया। अब ml की वैल्यू क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। जब भी आप डब्बे बनाते हो, जब भी क्या बनाते हो, हमेशा पहले प्लस वाली वैल्यू लिखो फिर माइनस वाली लिखो। पहले क्या लिखो प्लस वाली, फिर क्या लिखो, जैसे इसके लिए l की वैल्यू कितनी थी 1, तो ml की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी -1 0 +1। ध्यान से सुनो, ml की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी -1 0 +1। तो डब्बों के ऊपर पहले +1 से चालू करो, +1 0 -1। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एसोसिएटेड होगी। जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +1 है, ml की वैल्यू इस वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 0 है, इस वाले वैल्यू की ml की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। तो आपने देखो n की वैल्यू क्या लिख दिया 2, l की वैल्यू ये लिख दिया, ml की वैल्यू क्या लिख दिया -1 और ms की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने +½ समझ के। हर डब्बों की वैल्यू होती है, हर डब्बों की क्या होती है वैल्यू होती है, पहले प्लस वाली लिखनी है, बाद में कौन सी लिखनी है माइनस वाली। जैसे मैं आपको बोलूँ l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है 2, ml की वैल्यू क्या है, आप क्या बोलते हो -2 -1 0 +1 और +2। तो d के कितने डब्बे होते हैं 5 डब्बे होते हैं, हर डब्बों के ऊपर शुरू हो रहे हो +2 +1 0 -1 -2, तो हर डब्बों की वैल्यू आ गई ml की। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा फंस जाता है, कहता है कैलकुलेट टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन विच सेटिस्फाई n+l3 इन केस ऑफ कैल्शियम, n+l = 3। तो आप बच्चे क्या करते हैं पुराना रूल चालू कर देते हैं। उसने कैल्शियम के लिए पूछा, किसके लिए पूछा, तो आप पुराना रूल लागू करो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप कैसे करो इसको 3 + 0 क्या बोलो और 2 + 1, एक क्या आ रहा है 3s और एक क्या आ रहा है 2p, 3s और आ रहा है और क्या आ रहा है। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो 3s मिल रहा है, यस मिल रहा है, 2p मिल रहा है, चेक कर लो वो मिल भी रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, p में कितने आएंगे कितने होंगे। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के अंदर जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो आंसर कितना आएगा उसका 8। बात समझ गए। क्या लिखा नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट, मजा नहीं आया दोबारा बोलो, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला बोलो क्या है √s × s + 1 h बाय, और s को मैंने क्या बोला था n/2, n का मतलब क्या था नंबर ऑफ, अगर ऐसे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अनपेयर्ड। ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अगर ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है पेयर्ड, क्या बोला जाता है पेयर्ड। बात समझ आ गई। अब देखो क्या लिखा उसने, कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयरन, आयरन का नंबर बोलो कितना होता है 26, कितना होता है 26 के लिए कॉन्फ़िगरेशन बोलो कितनी होगी, आर्गन 4s2 3d6, बोलो कितनी होगी आर्गन 4s2 3d6, दोबारा बोलो आर्गन 4s2 3d6,
तो 3d6 कैसे भरेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेड कितने बचे आपके पास, तो 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो s कितना आ जाएगा 4/2, 2 आ जाएगा, और वो वैल्यू यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए? अगला पॉइंट फंस जाना आपने, क्या लिखा मैंने, Spin magnetic movement. मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंट नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा। इसका फॉर्मूला पकड़ो, क्या होता है, रूट एन इंटू एन प्लस 2 BM। BM का मतलब क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे सेम क्वेश्चन Fe+2 है, पहले आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 4s2 3d6, फिर Fe+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, हायर शेल से, तो 4 से निकल गए, 4s0 क्या आ गया 3d6। जब 3d6 आया तो भरोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4। जैसे ही आप 4 वो वैल्यू पुट करोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आपके पास, मैंने बच्चों को हिंट भी बताया था, ये ध्यान में रखना, अगर आपको आप सीधा उसके बाद फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ पे 4 × 4 + 2 √24 BM, उसका आंसर आ जाएगा। बट मैंने बच्चों को अगर MCQ अप्रोच में कई बार आपको अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, जैसे ये वैल्यू आपको दी जाएंगी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की MCQ के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो देखो मैंने क्या लिखी 1.73। आप पहले वाला डिजिट देखो क्या है 1 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2, 3 है तो कितने आ रहे हैं 3, 4 है तो कितने आ रहे हैं 4, 5 है तो कितने आ रहे हैं 6 है तो कितने आ रहे हैं 6। तो मतलब अगर MCQ अप्रोच में मैं आपको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दे दूं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछूं, तो आप सिर्फ पहला डिजिट देके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, ये ध्यान में रखना। स्कूल के लिए करना है, किसके लिए करना है, स्कूल के लिए, तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, फिर उसमें n की कितनी वैल्यू सॉल्व करोगे, 2 वैल्यू, एक एक्सेप्ट होगी और एक एक्सेप्ट नहीं होगी, उसको सॉल्व कर लेना। क्या लिखा नेक्स्ट मैंने, Stable electronic configuration. सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, नोबल गैसेस की। एक हीलियम होता है, हीलियम में S2 होता है, क्या होता है, जो कि स्टेबल होता है। दोबारा बोलो, हीलियम में क्या होता है, S2 होता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल। बाकी जितनी नोबल गैसेस उसमें P होगा 6, क्या होगा P6। सिर्फ 1s2, दोबारा बोल रहा हूँ, बाकी मैं 2s2 3s2 नहीं बोल रहा, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ 1s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, हीलियम की। बाकी सभी में P6 आता है, 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है। P6 फुली फिल्ड सबसे तकड़ी, सबसे स्टेबल है। इससे ऊपर कौन है, 1s2, कौन है, आउट ऑफ P6 D10 विच कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल एंड कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा P6। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि नोबल गैस है, क्या है, नोबल गैस है। फिर मैंने आपको पहले बता दिया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 या 2p6, तो आंसर क्या आएगा 1 है। सबसे तगड़ी स्टेबल पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, हीलियम ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के क्या है, पास है। फिर देखो मैंने क्या बोला, वाई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ D5 और D4 का केस। दोबारा बोलो, किसका केस, D5 और D4 का स्टेट। मेरी बात को समझना, D5 में सारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं, इसमें 4 में अनपेयर्ड एक खाली है, इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है। दोबारा बोलो, क्या होती है, इसमें एक और टर्म यूज़ करता हूँ, एक्सचेंजेबल एनर्जी स्टेट। दोबारा बोलो, क्या यूज़ करता हूँ, एक्सचेंजेबल का मतलब होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, 1 2 3 4, मतलब ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3, मतलब मैं सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सचेंज करूंगा, तो D5 में कितनी एक्सचेंज आ रही है 10, और इसमें एक्सचेंज करूंगा तो कितनी आ रही है 6। तो ज़्यादा एक्सचेंजेबल एनर्जी स्टेट किस में आ रही है, D5 में आ रही है। कभी भी क्वेश्चन पूछा गया वाई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 रीज़न बताने हैं। पहली सिमेट्री, क्या बतानी है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। बोलो क्या, Symmetry leads to stability. और दूसरी क्या बतानी है, एक्सचेंजेबल एनर्जी स्टेट। जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेबल एनर्जी स्टेट होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगी, Stability. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, P6, फिर कौन आ गया D10, फिर कौन आ गया P3, फिर कौन आ गया Ordinary. ऑर्डिनरी। बात समझ गए, कोई दिक्कत।
ये मैंने आपको डीजेनरेसी का मतलब सिखाया था। एस की डीजेनरेसी कितनी होती है 1, पी की कितनी होती है 3, डी की कितनी होती है 5, एफ की कितनी होती है 7। एक ही टेक्निकल टर्म आती है, क्या लिखा मैंने? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन फॉर्मूला बोलो क्या है? 2s+1 और s को हमने क्या पकड़ रखा है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। दोबारा बोलो क्या पकड़ रखा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। इसका नाम क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दोबारा बोलो क्या नाम है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जैसे कई बार आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द मैक्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन द डी सबशेल। मैक्स का मतलब मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम का मतलब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, मिनिमम का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन। जैसे मैक्सिमम में 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 और s की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, 2s+1 करके स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मूला पकड़ लो, क्या फॉर्मूला है? 2s+1। दोबारा बोलो क्या फॉर्मूला है? 2s+1। एक बार दोबारा बोलो कौन सा फॉर्मूला है? 2s+1। समझ आया? पाँच मिनट की ब्रेक है। लो जी चेक कर लो। इस टॉपिक में डायरेक्टली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो फॉर्मूला बेस्ड या ग्राफिकल बेस्ड। क्या लिखा हुआ है चेक करना, पीछे रिस्पॉन्ड करें। क्या लिखा है? द सरफेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बोलो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बोलो, और साई की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। नोड रिप्रेजेंट इन एस सबशेल। देखो ये एस सबशेल है, क्या है? ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये आपको लाइन याद करनी है। एस में न्यूक्लियस के पास देखो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बना रखे हैं, थोड़े डार्क बना रखे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफी देर के लिए पाया जाता है, और जैसे जैसे मैं दूर दूर चला जाऊंगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आप यहाँ पे एस, एक एस के लिए याद कराना है, एक पी के लिए याद कराना है। आपने मेरे साथ एक लाइन बोलनी है, नियर द न्यूक्लियस। बोलो नियर द probability of finding the electron as we move away from the nucleus, as we move probability of finding the electron क्या होगी? probability of finding the electron क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। मेरे साथ एक लाइन बोलो, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी? ज्यादा थी। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एस के लिए ये शब्द आपको याद रखने हैं, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। देखो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके पास फॉर्मूला होता है रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड का। बोलो कौन सा? रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। फॉर्मूला पकड़ो क्या होता है, बोलो मेरे साथ, n-l-1। दोबारा बोलो क्या होता है? n-l-1। अब देखो क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ग्राफ सीबीएसई में कट है, कंपटीशन में है, बड़ा फॉर्मूला रिटेन कर लो। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड बोलते हैं। फॉर्मूला बोलो क्या है? n-l-1। जैसे 1s है, क्या है? 1s। तो 1 माइनस आप चेक करोगे तो इसमें 0 रेडियल नोड आएगी, 2s में कितनी आएगी? 1 आएगी, 3s में कितनी आएगी? 2 रेडियल नोड आएगी। इसका देखो बच्चों को ऐसे समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको सामने प्रेजेंटेशन रखूंगा, आपको एकदम से समझ आ जाएगा हो क्या रहा है। देख लो क्या है, ये 1 शेल है, इसमें कितने शेल आ गए? 2 शेल आ गए। इसमें कितने शेल आ गए? 3 शेल आ गए। आपको मैंने पहले ही बताया था ये के शेल है, इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं है। ये के और एल है, तो के और एल के बीच में क्या आ गया? गैप आ गया। वहां पे क्या आ गया? एक नोडल सरफेस आ चुका है। इधर के एल और एम आ चुका है, तो बीच में क्या आ गया? इसके अंदर रेडियल नोड्स आ चुके हैं। बात समझ आ गया? अगर आप सिंपल देखना नहीं चाहते, सिर्फ फॉर्मूला से रिटेन करना चाह रहे हो, बोलो फॉर्मूला क्या? बोलो n-l-1। तो 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होता, 2s में कितने होते हैं? 1 होते हैं, और 3s में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है p के बारे में, बस तभी आपसे ग्राफ समझे जाएंगे, नहीं तो आपसे ग्राफ समझे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने s में लाइन याद कराई, न्यूक्लियस के पास ज्यादा थी, दूर जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? कम। इसमें उल्टा होता है, न्यूक्लियस के पास कम है, जैसे न्यूक्लियस से क्या जा रहा हूं? थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा हूं, पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। तो p में क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर जाता रहता हूं, पहले बढ़ती है फिर
कम होती है, तो कर्व जैसा बनता है इसका, जो पहले मैक्स होनी है फिर मिनिमम की तरफ जाना है। पी में यहाँ रखना है। एस में क्या होना है, जैसे दूर जाऊंगा हमेशा कम होती रहती है। पी में क्या होता है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है। ये दो लाइन अगर आपको याद रहेगी आप सारे क्वेश्चन वैसे ही खा जाओगे। इसके लिए भी फॉर्मूला है n-l-1, तो आप किसी के लिए भी, जैसे 2p में रेडियल नोड कितनी आएगी 0, 3p में कितनी आएगी 1, वो एक ही बात है। जैसे 2p है तो इसमें कोई एक ही 2 में शुरुआत p की इसी से हो रही थी, अब 3p में है तो अब देखो यहाँ पे 2 और 3p के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। जब भी गैप आएगा वहां पे क्या बोला जाएगा, रेडियल नोड, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। अब देख लो बहुत सिंपल सा पॉइंट, अब देख लो ये कर्व बनानी मैंने आपके सामने, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा पॉइंट बता रहा हूँ। देखो कर्व किस किस में दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ साई वाली कर्व। कौन सी वाली, साई वर्सेस आर, साई वर्सेस आर, साई वर्सेस आर। देखो मैं किस किस की दिखा रहा हूँ, बोलो 1s 2s 3s। पहले इसकी लिखो, 1s में नोड बोलो कितनी है, रेडियल नोड 0, इसमें बोलो 1, इसमें बोलो 2। देखो एस में मैंने आपको शब्द क्या बोला, नियर द न्यूक्लियस साई की वैल्यू ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे जैसे मैं आर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं आर क्या करूंगा, तो साई की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो कम हो रही है। देख लो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। कोई नोड नहीं थी इसलिए यहाँ पे किसी को टच नहीं किया गया, किसी को टच नहीं किया गया। यहाँ पे कितनी नोड है बोलो, दोबारा बोलो कितनी नोड है। तो देखो साई आ रहा है टच कर गया, जैसे टच कर गया यहाँ पे साई की वैल्यू क्या होगी 0। जब साई की वैल्यू 0 होती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, नोड को। फिर ऐसे वो नीचे नेगेटिव एक्सिस पे चलेगी। इधर कितनी नोड आ रही है 2। अब इसको ग्राफ को 2 बार टच किया जाएगा, एक बार और 2 बार, और ऐसे करके अगली वाली लाइन यहाँ पे आ गई। तो कितनी, कई बार आपको ग्राफ देके नोट्स पूछ लेता है, तो जितनी बार इस एक्स टच करेगा उतनी क्या होगी उसके अंदर नोट्स होंगी। बात समझ आ गया, नहीं आया। एस में हमेशा ग्राफ ऊपर से चालू हो रहा है, एक ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं 2p की बात करूंगा, 2p और 3p की बात करूंगा, ध्यान से समझना, 2p और किसकी बात करूंगा, 2p में रेडियल नोड कितनी आ रही है 0, 3p में रेडियल नोड कितनी आ रही है 1। p वाले में ग्राफ देखो कैसे चढ़ता है, नियर द न्यूक्लियस कम होती है, पहले क्या होती है बोलो, बढ़ती है, फिर क्या होती है, कम होती है। इसमें पहले बढ़ेगी फिर कम होएगी फिर टच करेगी, क्योंकि एक नोड बनानी मैंने, जैसे टच करेगी नीचे एक्सिस पे चले जाएगी। जो साई वाले ग्राफ है, सुन लो, जो कौन से वाले ग्राफ है, साई वाले, उसमें जो नोड के बाद ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में चला जाता है। किस में चला जाता है, नेगेटिव एक्सिस में चला जाता है। आप चेक कर लीजिए, अगर आप ऊपर भी देख रहे हो, देखो यहाँ पे एक ही नोड थी, टच करके नेगेटिव में आया था, यहाँ पे 2 नोड थी, देखो टच करके नेगेटिव में आया, फिर ऊपर टच करेगा दोबारा, फिर ऊपर पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर एक और नोड होती फिर नेगेटिव में चला जाता। मतलब जितनी बार इस एक्स एक्सिस को वो टच करेगा उतनी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें साई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, इन शॉर्ट एस वाले ग्राफ कहाँ से चालू होंगे, ऊपर से। पी वाले ग्राफ कहाँ से चालू होंगे, नीचे से। एस वाले सीधे कर्व आएगी, पी वाले में पहले मैक्स होगा फिर क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही याद करा दिया, एस में न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाऊंगा प्रोबेबिलिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। पी में क्या बोला, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी कम है, पहले वो बढ़ती है फिर वो घटती है। अब साई की बजाय मैं देखो क्या करने लगा हूं, साई स्क्वायर। क्या करने लगा हूं, बस साई स्क्वायर में मैं एक ही शब्द का यूज करूंगा, साई स्क्वायर में एक ही शब्द का मैं यूज करूंगा। वो क्या है कि जो ग्राफ आपका नेगेटिव एक्सिस में जा रहा था, किस में जा रहा था, वो सारा किस में चला जाएगा, पॉजिटिव। देखो 1s का ग्राफ सेम आ गया, 2s में देखो नीचे नहीं जाएगा, टच करने के बाद ऊपर ही रहेगा। इसमें 2 बार टच करेगा बट ऊपर ही रहेगा, एक बार 2 बार, 2 बार टच किया बट नेगेटिव एक्सिस में नहीं गया, क्योंकि साई स्क्वायर ने क्या करा, नेगेटिव वाले साइन को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। और 2p वाला था उसमें भी ऐसे ही गया, और अब इसमें 1 नोड था, देखो पहले मैक्स फिर टच करा फिर ऐसे आ गया। बात समझ आ गई। मैं आपको शब्द बोलना चाह रहा हूं, जब भी साई स्क्वायर वाले ग्राफ p वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं, p वाले में पहली वाली कर्व बड़ी होती है और दूसरी वाली कर्व क्या होती है, छोटी होती है। पहली वाली कर्व क्या होती है, बड़ी होती है, दूसरी वाली कर्व क्या होती है, छोटी होती है। और साई स्क्वायर को हम बोलते हैं क्या, बोलो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, साई को क्या बोलते थे, वेव फंक्शन। क्या बोलते थे, एक और आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दोबारा बोलो क्या आता है, दोबारा बोलो, खत्म होने वाला है, क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मेरी बात को समझना, इसमें साई भी आ गया और आर भी आ गया, साई भी आ गया, मजा नहीं आया, साई भी आ गया, आर भी आ गया। अब देखो मैं आपको, जब भी ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में ग्राफ आते हैं तो बच्चा फंसता कहाँ पे, बच्चों को कहता हमेशा जब भी इस वाला ग्राफ आएगा आपको पी वाले ग्राफ शो करने, सभी में। कौन से वाले ग्राफ शो करने, रीजन बता देता हूँ क्या है। जब आर को आप 0 बोलोगे, आर को क्या बोलोगे 0, चाहे एस में चाहे
एस में साई सबसे ज्यादा था न्यूक्लियस के पास, बट आर को अगर जीरो अप्रोक्सीमेशन करोगे तो साई स्क्वायर के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई होगा तो उसको पूरे टर्म को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। बस पॉइंट पकड़ पा रहे हो? जब 4 पाई आर स्क्वायर वाले ग्राफ आएंगे तो सारे ग्राफ पी की तरह बनेंगे। सारे ग्राफ किसकी तरह बनेंगे? पी की तरह, मतलब जीरो से चालू होंगे। किसकी तरह चालू होंगे? जीरो से। अब देख लो 1s में कोई नोड नहीं है, बढ़ेगा फिर कम होगा। इसमें एक नोड है, अब देखो पहले एक नोड फिर इसमें। जब भी 4 पाई स्क्वायर वाले ग्राफ आएंगे इसमें जो दूसरी वाली कर्व आएगी, जो कौन सी वाली कर्व आएगी, वो बड़ी होएगी। क्यों बड़ी होगी? आपके सामने ही आर बढ़ रहा है, आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब 4 पाई आर स्क्वायर को जज करने का एक ही तरीका है, जो सेकंड वाली कर्व आनी है वो पहली वाली कर्व से क्या आनी है, बड़ी आनी है। क्या आनी है, बड़ी आनी। बस यहाँ पे देख लो नोड एक है तो एक बार टच कर दो, नोड कितनी है, 2 है तो 2 बार टच कर दो। देखो एक बार, 2 बार, 3 बार। अब देख लो ना जो अगली वाली कर्व आ रही है वो पहली वाली कर्व से क्या आ रही है, थोड़ी बड़ी आ रही है। यही तो पॉइंट समझने वाला है। अब पी वाला देख लो, 0 नोड है तो सेम ही बनेगा, 1 नोड है तो एक बार टच करा फिर दूसरी बार ऐसे, तो ये टच कर गया, बात खत्म होगी। बात समझ आ गई ग्राफ कैसे बना है? एस वाले ग्राफ ऊपर से चालू होने हैं, पी वाले ग्राफ ओरिजिन से चालू होने हैं। बट जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाली कर्व बनाऊंगा तो सारे ग्राफ जीरो से ही चालू होने हैं, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में दूसरी कर्व बड़ी आएगी। बाकियों वाले केस में पी में दूसरी कर्व क्या आती है, वो छोटी आती है, इसमें क्या आती है, दूसरी कर्व बड़ी आती है। तो ये फर्क आपको समझना है। ये मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया था, ये 0 है, ये मैक्सिमम था, इसका कॉम्बिनेशन करके पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, तो आपको कंबाइन इफेक्ट ही दिखाया। अब देखो दो तरह की नोड है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। रेडियल नोड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर नोड का मतलब होता है एंगल, 0 डिग्री पे कितना है, 30 डिग्री पे कितना मिल रहा है, 45 डिग्री पे कितना मिल रहा है, मतलब एंगल की रोटेशन हो रही है। किसकी रोटेशन हो रही है, तो उसको एंगुलर नोड बोलते हैं। Which of the following orbit had 2 spherical nodes? आपको spherical node के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, बोलो n माइनस एल। spherical node का दूसरा नाम बोलो क्या होता है, रेडियल नोड। क्या होता है, रेडियल नोड। एंगुलर नोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो l। क्या होता है, तो s जैसे 4s है, क्या है, s की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होगी 0, 3d है तो l की वैल्यू कितनी होगी 2, 4p है तो l की वैल्यू कितनी होगी 1, 6f है तो l की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इस तरह से आपको उसने 2 पूछा था, तो यह क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, वन एंगुलर नोड, तो 1 एंगुलर नोड इसमें आ रही है, तो आप आंसर दे दीजिए। अब मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो वाला हाईलाइट कर लेता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा मैंने, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। नोडल प्लेन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एस एल होता है। क्या होता है, जैसे एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। पी एक्स के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो इसका जो नोड पी एक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन पी एक्स में घूम रहा है, बोलो किस में घूम रहा है, तो वाई जेड में इलेक्ट्रॉन पाया, इसलिए उसका नोडल प्लेन कौन सा है, बोलो बड़ा पक्का अच्छा पॉइंट है। अगर पी वाई में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक्स जेड में इलेक्ट्रॉन, अगर पी जेड में घूम रहा है तो एक्स वाई में नहीं है। बात समझ आया, नोडल प्लेन समझ आ गया। वैसे तो निकालने के लिए आएगा एल होता है, क्या होता है, और पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो डी, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, डी एक्स वाई कौन सा, नोडल प्लेन कितना आ गया 2, इसमें भी कितने आ गए 2, इसमें भी कितने आ गए 2, इसमें भी कितने आ गए 2, इसमें आने कितने चाहिए थे 2, बट आए कितने 0, क्योंकि मैंने आपको बताया डी जेड स्क्वायर। क्या बताया, डी जेड में भी होता है और एक्स वाई में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहाँ बच्चा क्वेश्चन प्यार से गलत करता है, अपा उसको पता भी नहीं लगने देते, अपा उसको फॉर्मूला लगवाते हैं जानबूझ के। क्या लगवाते हैं कि तू पुत्र फॉर्मूला लगा, अगर उसने फॉर्मूला लगाया उसका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साफ। क्या हो जाएगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन हर दिशाओं में पाया जाता है, इसलिए उसका जो नोडल प्लेन है आंसर क्या आएगा 0। सबसे हॉट पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गलत कराया जा सकता है, क्योंकि आपने फ्लो में बता क्या बोलना, सिली एरर, सिली एरर, सिली मिस्टेक, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। आपको पता भी नहीं लगने देना, मैंने क्वेश्चन साफ कर देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जेई मेंस में एडवांस में आ चुका था, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए पहले, जनरली मेंस लेवल में ही है। ये लिखा होता है साई 321। क्या लिखा होता है साई 321, इसको बोलते हैं NLML। दोबारा बोलो क्या बोलते हैं, NLML। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो क्या बोलते हैं, NLML। बस अगर N3 है तो शेल, ये पहला शेल नंबर होगा, क्या होगा शेल नंबर, ये होगा सब शेल, क्या होगा
और जो ये होगा वो ऑर्बिटल की वैल्यू बताएगा। मतलब पहली वाली वैल्यू n की होगी, दूसरी वाली वैल्यू l की होगी, तीसरी वाली वैल्यू ml की होगी। तो कभी भी साई की वैल्यू 3 to 1 लिखा हो, अगर आपसे nl ml पूछा गया, अभी तक आपको काफी टीचर ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन बड़े टका के पूछे जा सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताओ कौन कौन से, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। और फिर आपसे ऐसे बोल सकता है साई 3 to 1 nl ml की वैल्यू लिखो। अभी तक ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है, बट पूछा जाना चाहिए, क्योंकि श्रोडिंगर के आप सोल्यूशन पढ़ के बाद श्रोडिंगर को आप भूल जाते हैं तो गलत बात है, उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, 3 सोल्यूशन दिए उसके साई के साथ, तीनों वैल्यू लिख दो। अब देखो मैंने जर्नल लिखा है, क्या लिखा मैंने 3 1 0। तो पहली वैल्यू कौन सी है n, दूसरी l और तीसरी ml। करेक्ट आंसर। देखो ये ना वैसे तो ये एडवांस में आती है, ये इक्वेशन दी जाएगी ऐसे करके, मेंस लेवल में आपको इक्वेशन दी जाएगी, ऐसे इक्वेशन निकलवाई नहीं जाएगी। ये साई 2s की इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करते हैं अपन सारा, जो आप s के बारे में पढ़ते हो, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा, कहाँ पे जीरो पाया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे है। आपसे देखो क्या पूछा गया, कहता है इफ रेडियल नोड इज इन 2s बी एट r0 देन r0 वुड बी इक्वल टू। देखो रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, साई क्या होना चाहिए, नोड का मतलब क्या होता है, साई शुड बी 0। आप क्या करो, इस पूरे वेव फंक्शन को जब भी ऐसे आए रेडियल नोड कुछ भी, आप इस साई को क्या कर दो 0। देखो कभी भी कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता, कभी भी कांस्टेंट 0, ये कभी वैल्यू 0 हो नहीं सकती। मतलब इसका मतलब ये वाला पैरामीटर को किसके इक्वेट करना पड़ेगा, जब ये 0 हो जाएगा तब सभी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस टेक्निकल टर्म को किसके इक्वेट कर देना है 0 के। क्या लिखोगे 2 माइनस r बटा a नॉट इक्वल टू 0। लो क्वेश्चन खत्म। 2 माइनस r नॉट बटा a इक्वल टू 0, तो इसको 2 इधर ले जाओ और r नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स a नॉट, तो ये आपके पास आंसर रिपोर्ट हो जाएगा। मतलब कभी भी वेव फंक्शन की बड़ी इक्वेशन दी हो और आपको बोला गया रेडियल नोड पे कैलकुलेट करो, रेडियल नोड को आपने 0 कर देना है, फिर देखो कौन सी टर्म को इक्वल टू 0 कर सकते हैं और वहां से अपन रिलेशन फाइंड कर लेंगे। समझ आया, क्वांटम नंबर क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। अगर आप शॉर्ट में मेमोराइज करें, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बोलो मेरे साथ, क्या पढ़ा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो, कौन सी इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कितने सॉल्यूशन दिए उसने, 1 2 3 4, 3 सॉल्यूशन दिए। बोलो हाँ या ना, yes, कौन कौन से दिए, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन नहीं दिया। बात समझ आई। फिर आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 3 रूल का यूज किया। कितने रूल का यूज किया, 3 रूल। पहले रूल का नाम था अफबाओ, कौन था, उसने पहले लोअर ऑर्बिटल भरे जाएंगे, फिर हायर वाले भरे जाएंगे, और वो ऑर्बिटल की एनर्जी किस रूल से निकाली, n+l रूल से। कौन से वाले, फिर हमने बोला कि डीजेनरेट ऑर्बिटल के ऊपर कौन सा रूल लगता है, तो आपका आंसर क्या है, हुड्स रूल। कौन सा रूल, कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे डब्बों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे। फिर उसने बोला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसने बोला एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, विद ऑपोजिट स्पिन, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इनका कॉम्बिनेशन करके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया। बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी रूल कौन सा होता है, nth रूल होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें आउट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नोड कितनी तरह के होते हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। दोबारा बोलो, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, नोडल प्लेन। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बोला, n माइनस l माइनस। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या बड़ा, l। नोडल प्लेन का फॉर्मूला बोला, और एक्सेप्शन पड़ा dz²। क्या बड़ा, वैसे तो आंसर कितना आना चाहिए था इसका 2, बट आंसर कितना आ रहा है 0, क्योंकि dz² में इलेक्ट्रॉन हर दिशाओं में पाया जाता है। बोलो आया ना, और समझ आया, यस सर। कोई डाउट, कैसा लगा क्वांटम नंबर, मजा आया सर। आवाज नहीं आई, कैसा लगा, अच्छा लगा। सारे टॉपिक क्लियर हो गए एकदम से, चलिए।